हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे इस एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। जीके जीएस के डिस्कशन को हमने स्टार्ट किया था। अभी तक 15 शिफ्ट के जीके जीएस के सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस करे जा चुके हैं। तो आप लोग समझते हैं कि कितना अच्छा खासा कलेक्शन आप लोगों के लिए ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइडेड है। प्लेलिस्ट में जाएं, सीजीएल 2025 जीएस क्वेश्चन सॉल्यूशंस करके एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसको ओपन करें एंड एक एक करके आप अपनी सारी वीडियोस को देखना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए भी एक और शिफ्ट ओपन करते हैं और ये शिफ्ट होगी 17 सितंबर को शिफ्ट नंबर 1 में कराए गए जी के जीएस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। सवाल पूछता है द फेस्टिवल ऑफ भगोरिया बिगन्स 7 days बिफोर विच हिंदू फेस्टिवल। भगोरिया का त्योहार किस हिंदू त्योहार से 7 दिन पहले शुरू होता है। अगर आप में से कोई भी नॉर्थन इंडिया के अंदर रहता है तो आप लोगों के लिए इस सवाल को आंसर करने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये जो भगोरिया फेस्टिवल है वो है क्या है। तो भगोरिया एमपी एंड महाराष्ट्र की भील ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं, कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज? भील ट्राइबल कम्युनिटीज, इनका एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। ये एक मेला टाइप का उत्सव होता है जहां पर आपको ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक और सोशल गैदरिंग्स नजर आती हैं। अब दूसरा सवाल है कि जी ये होता कब है। तो भगोरिया होली के आसपास सेलिब्रेट करा जाता है। स्पेशली ये होली से 7 दिन पहले स्टार्ट होता है और क्लाइमेक्स होता है जिस दिन होली का दहन होता है। तो इसीलिए यहां पर करेक्ट आंसर हम किसको मार्क कर देंगे? होली का दहन को मार्क कर देंगे। ठीक है, यहां पर दिवाली और नवरात्रि वाले ऑप्शंस आपको पिक नहीं करना है। तो दिवाली हम यहां पर एलिमिनेट कर देंगे। दिवाली अक्टूबर नवंबर में होती है, जबकि जो भगोरिया है ये फेब्रवरी मार्च के अराउंड में आपको नजर आएगी। ठीक, आगे बढ़े। तो अगर क्वेश्चन में ट्राइबल फेस्टिवल, होली के अराउंडिंग कोई टाइमिंग आपको नजर आए तो आप भगोरिया या फिर लठमार, होली टाइप के फेस्टिवल्स को याद रखें। चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल टॉम्स डिविएट्स फ्रॉम द टिपिकल स्क्वायर, जो कि 8 पार्ट यानी कि हस्त विशिष्ट लेआउट। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल मकबरा विशिष्ट वर्गाकार हस्त विशिष्ट अष्ट 8 भाग लेआउट से अलग है? अब हमने ये नई तरीके की चीजें इस तरीके की क्वेश्चंस में आजकल आती हुई देखी हैं कि वो आर्किटेक्चरल जो विशेषताएं होती हैं उन पर आप लोगों से चीजें पूछते हैं। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो पहली चीज ये है, आपको इन्होंने टर्म दिया है हस्त विहिस्त, ये क्या होता है? तो ये ना पर्शियन जो आर्किटेक्चर है उसका एक लेआउट होता है जिसके अंदर बीच में एक सेंट्रल चेंबर आपको नजर आएगा। ठीक है, सेंट्रल चेंबर आपको नजर आएगा और 8 सराउंडिंग रूम्स होंगे, यानी कि 8 भाग होंगे, इसीलिए इसको हस्त विशिष्ट कहा जाता है। और ये लेआउट मुगल आर्किटेक्चर में काफी कॉमन था। अब यहां पर इन्होंने पूछा कि इनमें से बताइए कि कौन सा वो मुगल टॉम्ब है जो कि इस प्रकार की लेआउट से डिविएट करता है, यानी कि उससे अलग है। पहला इन्होंने दिया है हुमायूं टॉम्ब्स, मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा। क्लासिकल हस्त लेआउट को फॉलो करता है तो ये हमारा यहां पर नहीं जाएगा। दूसरा है अकबर का टॉम्ब एट सिकंदरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा। ये एक पिरामिडल मल्टी स्टोरेड स्ट्रक्चर है, इसमें ट्रेडिशनल जो सेंट्रल डोम वाला लेआउट होता है ना वो नहीं है। तो ये हस्त पैटर्न से अलग है और यही चीज इन्होंने हमसे पूछी थी कि भाई कौन सा अलग है। बाकी के इन्होंने आपको इत्मीदा दौला का यहाँ पर नाम दिया है। ताजमहल का जो प्रिकर्सर है वो इसको माना जाता है। इसमें भी ट्रेडिशनल मुगल सिमेट्री का लेआउट आपको नजर आता है, तो ये भी इसमें करेक्ट नहीं हुआ। और फिर चौथे में इन्होंने आपको सदवर जंग का मकबरा दिया है, ये भी आपका एलिमिनेट करा जाएगा क्योंकि लेटर मुगल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल में ये सफदर जंग का मकबरा आपको नजर आएगा। इसमें ट्रेडिशनल स्क्वायर 4 भाग पैटर्न को फॉलो करा गया, तो ये भी इस वाली लेआउट को फॉलो करता है। तो अगर मुगल टॉम्ब में अनयूजुअल स्ट्रक्चर या डोम मिसिंग हो तो अकबर के टॉम्ब को आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो इसीलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। ये दो स्टेटमेंट इन्होंने दिए, एक एक करके दोनों पर हम निगाहों को घुमाते हैं। पहला पूछता है द सील्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर वर मेड यूजिंग लोकली फाउंड स्टेटाइट। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें स्थानीय रूप से पाई जाने वाली स्टेटाइट का उपयोग करके बनाई गई थी। ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के इस इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कशन में हमें ये पढ़ाया जाता है कि हड़प्पन सील्स स्टेटाइट से बनी हुई थी। अब ये होता क्या है स्टेटाइट, इसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्टोन है जिससे कार्व करना काफी इजी हुआ करता था। तो हड़प्पन्स आपका हीट ट्रीटमेंट यूज करने के बाद इसको सील का रूप दिया करते थे। ठीक। सेकेंड है द सील्स ऑफन फीचर एनिमल मोटिव्स एंड अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट सिंबल्स, यानी कि इन मोहरों पर अक्सर जानवरों की आकृतियां और अस्पष्ट लिपि चिन्ह अंकित होते थे। तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है ये जो मोहरें थी इन पर एनिमल मोटिव्स और अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट्स हुआ करती थी। ये भी बिल्कुल आपको सही दिया है। जैसे कि आपने एक यूनिकॉर्न सील का एग्जांपल सुना होगा, तो स्क्रिप्ट तो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, तो मैं ये कहूंगा कि वो अनडेसिफर्ड है। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट भाई यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो बोथ आर करेक्ट की वजह से ये जो सी वाला ऑप्शन है वो हम यहाँ पर करेक्ट मार्क कर देते हैं। तो याद रखिएगा कभी भी हड़प्पन सील से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि उसका इस्तेमाल क्यों हुआ करता था, तो ट्रेड मेकिंग के लिए हुआ करता था कि भाई ट्रेड मार्क करना है। आइडेंटिटी का सिंबल हुआ करती थी ये मोहरें। कॉमर्शियल सीलिंग का एक प्रकार से रूप हुआ करती थी। तो अगर एग्जाम पे स्टील का मटेरियल पूछा जाए तो आप ही स्टेट टाइट वाली जो बात है इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन राग विबोध पंडित सोमनाथ डिफाइंड अ राग थ्रू देवमाया ethos which of the following denotes is tonal structure। राग विबोध में पंग सोमनाथ ने देवमाया स्वरूप के माध्यम से राग को परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राग इसकी स्वर संरचना को दर्शाता है। अभी आप में से आधे लोग एकदम घबरा गए होंगे कि ओ माय गॉड ये क्या पूछ लिया। तो देखो पहले जरूरी है कि ये जो पंडित सोमनाथ की यहाँ पर बात हो रही है ना, इनसे संबंधित इस स्ट्रक्चर की। तो ये पंडित सोमनाथ थे जिन्होंने राग विबोध में राग को देवनामा स्वरूप के थ्रू डिफाइन किया। इसमें से कौन राग की टोटल स्ट्रक्चर को डिनोट करता है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो पहले हमें ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में राग को डिफाइन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है उसका रूप, कि राग का जो ओवरऑल फॉर्म है उसकी कैसी अपीयरेंस है, और दूसरा होता है स्वर लक्षण। स्वर लक्षण यानी कि राग की जो टोनल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि कौन से स्वर किसे यूज करे जाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है कि भाई टोनल स्ट्रक्चर कौन डिनोट करता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा, स्वर लक्षण नहीं रहेगा यहां पर। समझ गए। तो नहीं पता था कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद के लिए याद रखिएगा कि रूप क्या बताता है, स्वर लक्षण क्या बताता है, और यही वो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में राग को डिफाइन करता है। ठीक है। अब यहां पर देखो ऑप्शंस में आपको तालांग भी दिया गया है, ये ताल से रिलेटेड है, ये रिदम का स्ट्रक्चर है। राग का टोनल रूप ये भी नहीं है। फिर दूसरे में इन्होंने आपको रूप दिया, ये राग का आउटर फॉर्म है, ये टोनल पैटर्न नहीं है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। चौथे ऑप्शन में इन्होंने जाति दिया, जाति को लेकर आप लोगों को क्लियर है कि ये राग क्लासिफिकेशन से संबंधित ही नहीं है। ठीक है। बट कंप्लीट टोनल डीनिंग ये आपका नहीं देता है, मतलब राग क्लासिफिकेशन से संबंधित है, जैसे कि औदव का जिक्र होता है, शदव का जिक्र होता है, लेकिन ये टोनल डिटेलिंग से नहीं आपका संबंधित। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द जैवलिन थ्रो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। जैवलिन थ्रो के बारे में तो आप लोगों को रटी हुई होंगी बातें, है ना, क्योंकि वहीं से आपके
आजकल मेजरली सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखो जैवलिन थ्रो में एक एंगल्ड डिफाइंड एरिया होता है जिसमें वो जो आपका जैवलिन यानी कि भाला होता है ना वो गिरना होता है, और उस ट्रायंगल एरिया को कहते हैं इन चार ऑप्शन में से हम कुछ। तो अगर जैवलिन सेक्टर के बाहर गिरती है, वैसे आंसर मैंने बोल दिया है सेक्टर, तो ये जो टर्म है ये जेवेलिन थ्रो से संबंधित है। लेकिन ये है क्या, मैंने आपसे कहा कि जेवेलिन थ्रो में एक एंगल्ड डिफाइंड एरिया होता है जिसमें जेवेलिन जाकर गिरना चाहिए, और उसी ट्रायंगुलर एरिया को कहा जाता है सेक्टर। और अगर जेवेलिन इस सेक्टर से बाहर गिरती है तो थ्रो को कह दिया जाता है इनवैलिड। समझ रहे हो? बाकी देखो इन्होंने यहां पर ऑप्शन नंबर ए में ग्लाइड दिया है, ये शॉर्ट पुट टेक्निक है। एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं पैरी ओब्रायन, उनकी ये टेक्निक है। तो जैवलिन में रनर अप होता है, ग्लाइड नहीं होता है। सेकेंड है सेक्टर, वो मैंने आपको बता दिया कि ये फील्ड का एक वैलिड लैंडिंग एरिया है, जैवलिन इसी के अंदर लैंड करने को आप वैलिड थ्रो देते हैं। और तीसरे में इन्होंने वॉल्ट दिया है, यानी कि कलात्मक छलांग, तो पोल वॉल्ट इवेंट से रिलेटेड है, ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं, पोल वॉल्ट से। और चौथे में इन्होंने स्पिन दिया है, स्पिन शॉर्ट पुट में स्पिन टेक्निक होती है, जैवलिन में स्पिन टेक्निक नहीं होती, तो ये भी हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। तो फील्ड इवेंट्स देखो हमें याद रखना है। शॉर्ट पुट अगर कल को पूछा जाए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लगे हाथों, शॉर्ट पुट में आप ये ग्लाइड या स्पिन दोनों यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये भी शॉर्ट पुट से रिलेटेड है। इन दोनों में आपको ग्लाइड और स्पिन टर्म नजर आएंगे। और ये जो वॉल्ट मैंने बताया था ये पोल वॉल्ट से रिलेटेड है, और जेवलिन के अंदर मैंने सेक्टर नामक टर्म को संबंधित कर दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मिंटेड दी दहलीवाल कॉइन्स इन दिल्ली? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली में दहलीवाल सिक्के को मिंट किया? चार नाम आपको दिए गए हैं, घेड़वाल का नाम दिया गया है, तोमर, खिलजी एंड लोदीज का नाम दिया गया है। तो पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इस टर्म को जानना, दहलीवाल कॉइन्स। तो दिल्ली में किस डायनेस्टी के द्वारा ये मिंट करे गए, सवाल ये आपसे पूछता है। तो पहले इसके बैकग्राउंड पर चलते हैं। तो ये जो दहलीवाल कॉइन्स है ना, ये दिल्ली के अर्ली मेडिवल पीरियड में चलने वाले सिक्के हुआ करते थे, और यही सिक्के तोमर डायनेस्टी के टाइम पर सर्कुलेट हुए थे। तो आंसर आप लोगों को यहां पर आपका मिल गया होगा कि हम आंसर किसको कर देंगे, तोमर। तो सिर्फ इतना बैकग्राउंड अगर आप लोगों को पता है तो आप आंसर कर देते। और ये तोमर ही थे जिन्होंने दिल्ली रीजन में रूल किया था लगभग 11th टू 12th सेंचुरी एडी के अराउंड में। बाकी यहाँ पर गढ़वाल का नाम दिया गया है, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, ये मेनली कन्नौज रीजन से अपना संबंध रखता है। दूसरा तोमर था जो कि इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दिल्ली के शुरुआती रूलर्स के रूप में इनको हम जानते हैं, दहलीवाल कॉइन्स का संबंध हम इनको देते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर खिलजी का नाम दिया है, वो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, दिल्ली सल्तनत पीरियड के हैं ये, पर दहलीवाल कॉइन्स इनके पीरियड से पहले के हुआ करते थे, तो ये एलिमिनेट हो गया। और लोधी को भी हम यहाँ पर फिर एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब बातें कि दिल्ली के अर्ली रूलर का सीक्वेंस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि पहले आपको तोमर नजर आएंगे, फिर आपको चौहान नजर आएंगे, एंड देन उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत आपको पिक्चर में आएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ है उसका एजुकेशनल इवेंट और दूसरी तरफ है की आउटकम या फिर इनिशिएटिव, इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जहां पर उल्टे हाथ की तरफ आपको उसकी शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में दिया गया है और दूसरी तरफ उसका मुख्य परिणाम या फिर उसकी पहल, आप इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो एक एक करके ऑप्शन वाइज हमें यहां पर जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्या इसके अंदर एलोकेटेड फंड्स फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए धन आवंटित किया गया था? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका चार्टर एक्ट 1813 ही था जिसने पहली बार 1 लाख रुपए सालाना एलोकेट किए थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये पहला ऑफिशियल एजुकेशन फंडिंग एक कदम था। तो यहीं पर हमें करेक्ट वाली बात मिल जाती है। ठीक है,
उसके बाद चलो बाकियों पर भी चलते हैं। दूसरे में इन्होंने बोला है मैकॉलेज मिनट 1835 और इसका संबंध ये बोल रहे हैं कि एम्फसाइज्ड ट्रेडिशनल संस्कृत लर्निंग। क्या मैकॉले के मिनट 1835 के अंदर पारंपरिक संस्कृत सीखने पर जोर दिया गया था? ये वाली बात इन्होंने यहां पर कर दिया बिल्कुल उल्टा। मैकॉले ने संस्कृत और पर्शियन को तो रिजेक्ट करके इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था, और यहां पर इन्होंने बोल दिया कि उसने संस्कृत लर्निंग पर जोर दिया। तो इनका गोल था कि क्लास ऑफ इंडियंस जहां पर ब्लड में उनके इंडियन रहे लेकिन टेस्ट उनका इंग्लिश रहे, तो इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन को ये इस 1835 के मैकॉले मिनट से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। तीसरा है सैरमपुर मिशन और उसका संबंध ये दे रहे हैं प्रमोटेड टेक्निकल एजुकेशन फॉर एलिट इंडियंस। सैरमपुर मिशन, देखो सैरमपुर मिशन का जब हम जिक्र करते हैं तो एक बेहद इंपॉर्टेंट ये बेंचमार्क शो करता है। ये सैरमपुर मिशन क्रिश्चियन मिशनरीज का था। क्रिश्चियन मिशनरीज, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस और बेसिक एजुकेशन को प्रमोट किया, टेक्निकल एलिट एजुकेशन नहीं प्रमोट कर रहा था ये। ठीक है। चौथे नंबर पर है ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्टिक्स डिबेट। इसको लेकर ये बोल रहे हैं कि रिजॉल्व्ड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हम इसको भी एलिमिनेट करेंगे। देखो ये जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट डिबेट है ना, ये डिबेट का प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन 1835 में मैकॉले मिनट से हुआ, 1833 चार्टर एक्ट से नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये वाला भी हमारा गलत हो जाता है। तो याद रखेंगे 1813 का सुनने मिले चार्टर एक्ट, तो वहां से एजुकेशन के लिए फंडिंग स्टार्ट होती है 1 लाख रुपए सालाना। 1835 का हम इंग्लिश डोमिनेंस से संबंध याद रखते हैं। ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियरली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक मेडल्स इन वुमेन्स 200 मीटर T12 एंड मेंस जेवलिन थ्रो F41 इवेंट्स एट पेरिस 2024। करंट अफेयर रिलेटेड स्पोर्ट्स वाले एरिया से आपका सवाल बन रहा है। तो पेरिस 2024 में महिलाओं की 200 मीटर T12 और पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक कौन से खिलाड़ी जीते? तो यहां पर आपको कई सारे नाम दिए गए हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन समझना हमारे लिए जरूरी है कि ये जो T12 लिखकर दे दिया या फिर इन्होंने ये जो F41 लिखकर दे दिया, ये क्या है? T12 होती है विजुअली इंपेयर्ड कैटेगरी, और ये जो F41 होती है ये होती है शॉर्ट स्टेचर एथलीट्स की कैटेगरी फील्ड इवेंट में। तो आप समझ गए होंगे भाला फेंक के F41 कैटेगरी के अंदर कौन नजर आएगा। अरे नवदीप सिंह, बहुत ज्यादा चर्चित खिलाड़ी, जिसके ऊपर मोदी जी ने जब मीटअप करा था तो कहा था कि आजकल इनकी बहुत ज्यादा रील वायरल हो रही है, तो इन्होंने गोल्ड जीता था। और दूसरी तरफ है सिमरन, जिन्होंने ब्रोंज जीता था। तो ये सिमरन ब्रोंज 200 मीटर T12 एंड नवदीप गोल्ड जेवलिन F41 कैटेगरी। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं। इवन पैरालंपिक्स में जो कैटेगरी कोड्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर टी यूज हो रहा है तो टी बोले तो ट्रैक, एफ यूज हो रहा है तो वो फील्ड, ऐसे ये भी क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ऑपरेशनल एंड डिप्लोमेटिक अप्रोच टू बाउंड्री डिमार्केशन विद म्यांमार अमिड्स रीसेंट लोकल प्रोटेस्ट ओवर फेंसिंग। हाल ही में बाड़ लगाने को लेकर हुए स्थानीय विरोध प्रदर्शन के बीच म्यांमार के साथ सीमा निर्धारण के लिए भारत के परिचालन और कूटनीतिक दृष्टिकोण को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा दर्शाता है? अब आप जो वो फूल पत्ती वाली करंट अफेयर की क्लास कवर करने जाते हैं वहां पर ये सिचुएशन तो आपको बताते नहीं है, लेकिन जरूरी है कि अगर आप कोई भी न्यूज मार्केट में सुनते हैं और वो बॉर्डर रिलेशंस पर संबंधित है तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट भी जाने। तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर कितना सेंसिटिव है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। हमारी जो एथनिक कम्युनिटीज है वो दोनों साइड में प्रेजेंट है, म्यांमार साइड में भी और इधर भी। और जो लोकल प्रोटेस्ट है वो आपके इन फेंसिंग को लेकर हमेशा होते रहते हैं कि भाई हम कैसे जाएंगे उधर। तो इंडिया का अप्रोच जनरली बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक और कोऑपरेटिव होता है, और उसी हिसाब से ये डिसीजन भी लेता है। तो एक एक करके ऑप्शंस पर आइए। इंडिया इन्वोक्ड अ 1987 ट्रीटी एंड बिम्स्टेक आर्बिट्रेशन टू सेटल बाउंड्री पिलर डिस्प्यूट्स। देखो कोई भी मेजर बिम्स्टेक आर्बिट्रेशन को यहां पर
इन्वोक नहीं करा गया इस चीज को हटाने के लिए या इस चीज को हैंडल करने के लिए। दूसरा है इंडिया एंड म्यांमार कंडक्ट ज्वाइंट सर्वे एंड प्रपोज्ड अ ज्वाइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप, यानी कि भारत और म्यांमार ने संयुक्त सर्वेक्षण तैयार किया और एक संयुक्त सीमा कार्य समूह का प्रस्ताव रखा। ये वाली बात बिल्कुल सही है। एक प्रैक्टिकल डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन दिया गया था ये कि भाई ये अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है तो बॉर्डर डिस्प्यूट को यूजुअली हम ज्वाइंट सर्विस से रिजोल्व करते हैं कि भी आपकी तरफ कितना और हमारी तरफ कितना, और ये तरीके से रियल वर्ल्ड अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है जो कि इंडिया और इनके बीच में रखी गई थी। ठीक है, तो बॉर्डर इश्यूज में इंडिया का जो पैटर्न है वो समझना है, ज्वाइंट सर्वे करना, बायलिटरल टॉक्स करना या फिर वर्किंग ग्रुप के मैकेनिज्म को यूज करना। लेकिन ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, उनके साथ तो सीधा मुद्दे की बात करनी है हमें। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्कूल टू स्टार्टअप नेविगेटिंग द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। स्कूल टू स्टार्टअप नेविगेटिंग द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। देखो, अब आपको पता है कि जब कभी भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भी देखो हमें कोशिश करनी होती है कि इस प्रकार की कोई इंपॉर्टेंट पुस्तक अगर मार्केट में चर्चित रही तो हम उसके बारे में सुने। तो कॉन्टेक्स्ट हमेशा पहले यहाँ पर समझने की जरूरत हो जाती है। ये बुक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को एक्सप्लेन करती है, वो तो इसके टाइटल से ही आपको पता चल रहा होगा। और इसमें बताया गया है कि कैसे एक स्टूडेंट ने अपने आइडिया को स्टार्टअप के अंदर कन्वर्ट किया। और ये एक कंटेम्प्रेरी बुक है, इसीलिए ऑप्शंस में मॉडर्न जो ऑथर है वही आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि अभी के समय में ये एंटरप्रेन्योरशिप पर दुनिया भर की कहानी चल रही है। तो पहले ऑप्शन में इन्होंने दिया है रोहित सिन्हा का नाम, और इस बुक के ऑथर यही हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप गाइडेंस से रिलेटेड ये काम करते हैं, तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये इनका करेक्ट चला जाएगा। रोमिला थापर का भी यहाँ पर नाम दिया है, ये फेमस इतिहासकार है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर ये लिखती हैं, स्टार्टअप बुक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये भी काफी चर्चित है। शशि थरूर का भी नाम इन्होंने दिया है, ये भी पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल टॉपिक्स पर काफी इंपॉर्टेंट लेख लिखते हैं, लेकिन ये पुस्तक इनकी नहीं है। अगर बुक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप थीम पर अगर आपको दी गई है, तो अगर इतिहासकार, अभी बिपिन चंद्र है, सबको पता है यूपीएससी के अंदर जो भी इतिहास को पढ़ता है तो वो इनकी पुस्तक को फॉलो करता है, तो इनको क्यों, आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके सोच के इसको आप साइड कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे यार। वेयर वॉज द फोर्थ KIO National Senior Under 21 and Para Karate Championship held from 26 to 29 March 2025? अब भाई ये करंट अफेयर बेस्ड आपका सवाल हो गया। अगर आप में से कोई भी सीरियस एस्पायरेंट है, दिन के 3-4 घंटे सिर्फ करंट अफेयर पर नहीं लगाना चाहता है, मेरे एप्लीकेशन पर जाना, वहां पर डेली करंट अफेयर के क्विजेस आप लोगों के लिए अपलोड होते हैं, 10 से 12 सवाल। वो मैं वहां पर कोई आपको वीडियो में समझाता नहीं हूँ, उसके सॉल्यूशन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है, तो वहां पर लगते हैं आपसे सिर्फ 10 से 12 मिनट और आपका डेली करंट अफेयर का कवरेज उससे हो जाता है। और उसके अलावा मैं वीकली करंट अफेयर के वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आता हूँ, तो उसको आप यूज कर सकते हैं इस तरीके के सवाल को काउंटर करने के लिए। तो भाई ये एक इवेंट हुआ है, उस इवेंट से रिलेटेड इन्होंने चीजें पूछ ली है, बट उसके अलावा हमें कुछ और चीजें भी पता होनी चाहिए, जैसे कि व्हाट इज दिस KIO नेशनल कैराटे चैंपियनशिप। KIO बोले तो कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो ये नेशनल लेवल के जो कराटे चैंपियनशिप होती है ना, उनको कंडक्ट करता है, और मार्च 2025 में ये चौथा संस्करण इसका आयोजित करा गया था, कहां पर, हैदराबाद में। तो उतना ही हमें याद रखना है यार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 2024 इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं, इसमें बोल रहे हैं 2024 अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए फिर स्टेटमेंट को यहां पर हमें एक एक करके समझने की जरूरत है। पहला है, साहिल सिलवाल क्रॉस्ड 80 मीटर फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन टू विन जेवलिन गोल्ड। साहिल सिलवाल ने इस सीजन में पहली बार 80 मीटर की दूरी पार करने अपना भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ये वाला स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है। तो उन्होंने 80 मीटर का ये जो बैरियर है इसको क्रॉस किया था, और ये वाला स्टेटमेंट इनके नाम को बहुत ज्यादा चर्चित बना देता है आफ्टर हमारे नीरज चोपड़ा। दूसरा है, ज्योतिका एंड अमोज
का जो 4x400 मीटर रिले टीम है उसने एशियन गेम्स रिकॉर्ड को ब्रोक किया। ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है। इंटर स्टेट मीट में एशियन गेम्स रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा गया था, तो यहाँ पर सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से मैं यहाँ पर ओनली ए वाली बात को करेक्ट कर दूंगा। तो एथलेटिक्स में 80 मीटर बैरियर जैवलिन एक साइकोलॉजिकल माइलस्टोन होता है, और कभी भी किसी भी जगह पर किसी इवेंट में अगर कोई ऐसा माइलस्टोन क्रॉस हो रहा है तो वो सवाल का रूप ले सकता है। और या फिर जैसे इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली बात करी, तो एशियन गेम्स रिकॉर्ड ब्रेक होना बड़ा इवेंट होता है, और यूजुअली इंटरनेशनल जो स्टेज होती है ना वहां पर होता है। स्टेट मीट में रेयरली इस तरीके की चीजें होती हैं, तो उस तरीके से अगर सोचकर भी कोशिश करें तो चीजें बन सकती हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये आपको सबसे लुल्लू पंजू सवाल लगा होगा हमारी आज की क्लास का। सभी देखते ही पहले ही इसको ए ऑप्शन को कह रहे होंगे कि जल्दी से लगा दो इसको वरना भग जाएगा ये। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 58 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होती हैं? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, वैसे तो सबको पता ही होता है। तो इसलिए 35 साल से कम अगले एज वाला प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? अब यहाँ पर 25 भी दिया है ऑप्शन में, तो 25 यहाँ पर गलत होगा। 25 साल लोकसभा मेंबरशिप के लिए रिक्वायर्ड है, समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पर 30 भी ऑप्शन में दिया है, मैं इसको भी एलिमिनेट करूंगा, लेकिन मैं पूछूंगा कि 30 साल का यूजेज कहां पर होता है, तो आप लोग सभी कहेंगे कि 30 साल राज्यसभा के लिए रिक्वायर्ड है, ना कि प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर ये तीनों की तीनों चीजें? 25 साल लोकसभा के लिए रिक्वायर्ड, 30 साल राज्यसभा के लिए, और 35 साल प्रेसिडेंट के लिए। तो ये असेंडिंग ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। भाई ये 3 स्टेटमेंट दिए इन्होंने, किसको लेकर? एरोबिक रेस्पिरेशन को लेकर। तो पहली चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये क्या भला है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आप लोग यूं करके इस चीज को प्रोसेस कर सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें सेल ऑक्सीजन यूज करके ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, उसी को तो कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके ना कई सारे स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आप लोगों को पता होने चाहिए। मैं यहां पर लिखता हूं, पहले स्टेप को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरे स्टेप में क्या होता है? कर्ब साइकिल होती है। और तीसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको मैं ईटीसी कहता हूं। तो ये प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। अब एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस था क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? इसको हम यहां पर गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये स्टेटमेंट गलत कर दिया। क्यों गलत हुआ है ये भी हमने बता दिया कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मा में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, कर्ब साइकिल्स अकर इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट? ये वाली बात बिल्कुल सही। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स पार्ट में होता है आपका कर्ब साइकिल। तीसरा है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन, यानी कि वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन है। हम इसको भी करेक्ट करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और इसी वजह से इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो समझ गए? तो सेकंड और थर्ड इसमें सही था, जो कि बी ऑप्शन में इन्होंने आप लोगों को दिया, और वही हमें यहां पर करेक्ट करना है। तो हमें ये लोकेशन याद रखनी है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कि ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। कर्ब साइकिल कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और ऑक्सीजन क्या है? एक फाइनल एक्सेप्टर है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। Which article empowers the parliament to create laws on stateless subject matter
अंडर द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर कार्य कानून बनाने का अधिकार देता है। बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही बेसिक सा आर्टिकल और बहुत ही बेसिक सा सवाल, आर्टिकल 249। भाई देखो, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर आपको पता है कि सेंट्रल काम नहीं करती है, उसमें स्टेट का अथॉरिटी होता है, लेकिन कभी भी अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो उसमें पार्लियामेंट इस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में काम कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट नजर आते हैं। उसमें आपका यूनियन लिस्ट नजर आ गया, उसमें आपका स्टेट लिस्ट नजर आ गया और तीसरी तरफ आपका कॉन्करेंट लिस्ट नजर आ गया। तो नॉर्मली स्टेट लिस्ट पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, बट ये आर्टिकल जो 249 की मैं यहां पर बात कर रहा था, अगर राज्यसभा डिक्लेयर करे कि नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकता है। और इसीलिए मैंने इस आर्टिकल 249 को यहां पर करेक्ट कर दिया। तो यहां पर राज्यसभा के अंदर रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल इंटरेस्ट का ये जो क्लॉज है, क्योंकि स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। आर्टिकल 253 एलिमिनेट कर देंगे। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज इंप्लीमेंट करने के लिए पावर देता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इंटरनेशनल ट्रीटी इंप्लीमेंट करने की ये पावर दे रहा है आपके पार्लियामेंट को। फिर उन्होंने 248 यूज किया है, ऑब्वियसली ये हमारा इनकरेक्ट रहेगा। यहां पर आपको जो रेजिडुअरी पावर्स होती हैं, विशिष्ट शक्तियां होती हैं जो किसी लिस्ट में नहीं होती, वो रखी जाती हैं 248 के अंदर। और फिर है आपका आर्टिकल 254, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है ना, ये उससे संबंधित होता है। तो क्लियर, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। विलासनी नाट्यम once performed in temples and courts is a classical dance from revived in which Indian state? विलासनी नाट्यम जो कभी मंदिरों और दरबारों में किया जाता था, किस भारतीय राज्य में पुनर्जीवित किया गया एक शास्त्रीय नृत्य है? एक अच्छा सवाल और एक इंफॉर्मेटिव सवाल। तो यहां पर आपको मल्टीपल राज्य दिए गए हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को समझेंगे। तो नाम क्लियर है, विलासनी नाट्यम एक ट्रेडिशनल टेम्पल डांस फॉर्म है जो कि देवदासी ट्रेडिशन से लिंक्ड है। तो टाइम के साथ साथ ये ऑलमोस्ट मतलब विलुप्त हो गया था, लेकिन बाद में जो स्कॉलर्स हुआ करते थे उन्होंने इसको रिवाइव किया, स्पेशली आंध्र प्रदेश में, और उसी से रिलेटेड उन्होंने सवाल पूछ लिया। तमिलनाडु का नाम पूछा जा रहा है, वो आपको पता है कि वो भरतनाट्यम का मेजर केंद्र है। कर्नाटक इन्होंने यूज किया है, कर्नाटक यक्षगान के लिए फेमस है, ये भी मैं लिख देता हूँ, ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यक्षगान का नाम लिख देता हूँ। बाकी केरला को लेकर आप सभी को पता है, क्लैरिटी वो है, कथकली और मोहिनीअट्टम के लिए वो आपका फेमस है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये बोल रहे हैं कि इनको चूज करो और करेक्ट वाला ढूंढो। इन दोनों में से कौन कौन से करेक्ट है, तो एक एक करके हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। पहला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि पीपीएफ shows the trade-offs and opportunity cost faced by an economy। उत्पादन संभावन सीमा बोले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ किसी अर्थव्यवस्था द्वारा सामना किए जाने वाले व्यापार नापसंद और अवसर लागत को दर्शाती है। बिल्कुल सही है। अगर आप में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसकी रूह कांपने लगती है इकोनॉमिक्स का नाम सुनकर, तो मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर ल्यूसेंट जीके का इकोनॉमिक्स वाला मॉड्यूल चल रहा है, कंटिन्यू है, उसको एक बार देख लो। अगर आपने कभी थ्योरी भी नहीं पढ़ी हुई ना, उसमें ऐसे सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो पीपीएफ है ना, ये ग्राफ के हर पॉइंट पर एक चीज ज्यादा लेने के लिए दूसरी कम लेनी पड़ती है। तो पीपीएफ ट्रेड ऑफ्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही आपको दर्शाता है। दूसरा है द पीपीएफ इज यूज टू एस्टिमेट द गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि इसका उपयोग सरकार के कुल राजस्व और व्यय का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। भाई ये वाली बात बिल्कुल गलत हो गई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रिलेशन तो बजट कॉन्सेप्ट में आता है, वो पीपीएफ में थोड़ी ना आता है। तो इसीलिए हमारा यहां पर सिर्फ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाला जो दिया गया है ये सही हो जाएगा। तो पीपीएफ बोले तो प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और दूसरी तरफ बजट जिसमें आपका रेवेन्यू और आपका एक्सपेंडिचर आपको
नजर आएगा साथ में, कंफ्यूज नहीं होना है इस पर। A key component evaluated by the 2025 Index of Economic Freedom concerning government size is, सरकार के आकार के संबंध में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा मूल्यांकित एक प्रमुख घटक है। इन चार में से कौन सा? तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की इन्होंने यहां पर बात करी, ये क्या इवेल्युएट करता है वो बताओ। ये रूल ऑफ लॉ को इवेल्युएट करता है, ये गवर्नमेंट के साइज को इवेल्युएट करता है, ये रेगुलेटरी जो एफिशिएंसी होती है उसको बताता है, और ये जो मार्केट के लिए ओपननेस है उसको शो करता है। तो गवर्नमेंट साइज का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपसे जस्ट अभी पूछा। गवर्नमेंट साइज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, टैक्सेस कितने हाई हैं, फिस्कल हेल्थ कैसी है। तो अब यहां पर आप एक एक करके ऑप्शंस में, ये पहला है पब्लिक एजुकेशन फंडिंग, सार्वजनिक शिक्षा वित्त पोषण। ये स्पेसिफिक सेक्टर स्पेंडिंग है, ये ओवरऑल साइज को मेजर थोड़ी ना कर रहा है, तो मैं इसको एलिमिनेट करूंगा। दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल्स, बस यहीं पर लगा दीजिए आप आंसर। ये डायरेक्ट इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में कितना इंटरवेंशन कर रही है, और वही तो आपका गवर्नमेंट साइज से कंसर्न था, तो हम इसी को करेक्ट आंसर कर देंगे, बाकी आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो भी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। यार ये पंचवर्षीय योजना की ट्रिक्स वगैरह रट लेना, इसी यूट्यूब चैनल पर एक ट्रिक लेकर आने वाला हूं, उसको आप वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया था, और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 1956 वाला, उसमें फोकस किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, फूड प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि उस समय पर फूड क्राइसिस था, है कि नहीं। और फिर आता है आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से लेकर 61 तक हमें नजर आता है, जिसमें फोकस रहा गया हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, और इसी को महालनोबिस मॉडल पर डिजाइन किया गया था। इसी ने प्लान किया था कि भाई स्टील प्लांट्स, जो मशीन टूल्स हैं, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए हमें किस तरीके से काम करना है। तो हमारा यहां पर आंसर क्या हो गया? सेकेंड, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो फर्स्ट वाला किसके ऊपर फोकस था? ये एग्रीकल्चर फोकस था। सेकंड किसके ऊपर फोकस्ड है? हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस्ड है। अच्छा मैं पूछूं थर्ड किसके ऊपर फोकस्ड है? ये मिक्स्ड फोकस्ड है, ये मिक्स्ड है। हैवी इंडस्ट्रीज प्राइमरी थीम नहीं था यहाँ पर, लेकिन मिक्स तरीके से यहाँ पर काम करी गई थी। चौथी भी इन्होंने ऑप्शन में दिए, देखो, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, यहां पर फोकस था कि हम किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। विच इंडियन इनिशिएटिव अंडर द नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज एम्स टू इंप्रूव माइक्रो क्लाइमेट रेजिलियंस थ्रू कम्युनिटी लेड वाटर हार्वेस्टिंग एंड सेमी एरिड जोन्स। बोले तो जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के तहत किस भारतीय पहल का उद्देश्य है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में समुदाय के नेतृत्व वाले जल संचयन के माध्यम से सूक्ष्म जलवायु लचीलेपन में सुधार करना है। स्कीम्स आप लोगों को रटवाई जाती हैं। तो ये जो NAFCC है, पहले इसको समझना जरूरी है। ये है नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। अब इसका उद्देश्य क्या है? क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करना, लोकल लेवल एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना। जो सेमी एरिड एरियाज है वहां पर वाटर स्कार्सिटी मेजर प्रॉब्लम होती है नहीं होती है। तो पहला इन्होंने दिया जल ऊर्जा योजना, मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा। वाटर प्लस एनर्जी लग रहा है ये, जल और ऊर्जा, तो NAFCC की स्पेशलिटी लिंक्ड थोड़ी ना लग रहा है, नहीं है। दूसरा है क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटरशेड प्रोग्राम, बिल्कुल यही लग रहा है। वाटरशेड मैनेजमेंट बोले तो वाटर हार्वेस्टिंग, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, माइक्रो क्लाइमेट इंप्रूव होता है इससे, तो यही वाला आपका इसमें चला जाएगा भाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मेनली अफेक्ट्स विच सेक्टर। आर्थिक उदारीकरण मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? इकोनॉमिक बेस्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाला ये सवाल है। कॉन्सेप्ट समझना है पहले। पहले आप मुझे बताएं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से आप लोग क्या समझते हैं।
आर्थिक उदारीकरण से। भाई गवर्नमेंट कंट्रोल कम करना, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना और ट्रेड बैरियर्स जो लगे हुए हैं उनको कम करना। तो ये सिर्फ एक सेक्टर का नहीं, ये पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करता है ना। तो सेक्टर्स को अगर मैं यहां पर समझाऊं तो प्राइमरी सेक्टर की जब बात करते हैं कौन आ जाता है इसमें? आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, इसमें हमारा माइनिंग आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपकी क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं? मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, इसमें इंडस्ट्रीज नजर आएंगी। और फिर आता है आपका टर्शरी सेक्टर, जिसमें आपको सर्विस सेक्टर नजर आएगा, जैसे कि आईटी, बैंकिंग एक्सेट्रा। तो लिबरलाइजेशन के बाद एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया और आईटी और सर्विस सेक्टर में भी बूम हुआ। तो इसीलिए तीनों सेक्टर प्रभावित हुए थे इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, अगला सवाल है जी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग असर्शन एंड रीजन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अभिकथन और कारण के संबंध में सही विकल्प को चुनिए। चलिए भी देखते हैं, असर्शन समझते हैं। The 1991 reforms boosted India's foreign exchange reserves significantly, यानी कि 1951 में इस सुधारों ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया। तो पहले तो आप यहां पर ना थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझो। 1991 में इंडिया सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अंदर था, बहुत ज्यादा बुरे हाल थे। तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स थे वो कुछ वीक के इंपोर्ट के लिए बचे हुए थे हमारे। और तब हमारी सरकार सामने आती है और उसने एलपीजी रिफॉर्म, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में जानते हैं, उसको लॉन्च करता है। तो इस असर्शन के अंदर इन्होंने कहा कि क्या इसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बूस्ट मिलता है सिग्निफिकेंटली, एफडीआई आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, एक्सपोर्ट ग्रो हुआ, तो हम क्या कहेंगे? फॉरेक्स जो रिजर्व्स हैं वो हमारा स्ट्रांग हो गया ना इससे। तो असर्शन यहां पर सही है। रीजन में कह रहे हैं कि लिबरलाइज्ड ट्रेड पॉलिसीज इंक्रीज्ड बोथ एक्सपोर्ट्स एंड कैपिटल इनफ्लोज, यानी कि उदारीकृत व्यापार नीतियों ने निर्यात और पूंजी प्रवाह दोनों में वृद्धि करी। देखो, ट्रेड बैरियर्स कम किए गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिबरलाइज किया गया, कैपिटल इनफ्लो जैसे कि एफडीआई और एफआईआई उनको आप बढ़ता हुआ देखते हैं। तो ये डायरेक्टली फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ने का ही तो रीजन था। तो रीजन भी यहां पर आपका ट्रू है। समझ रहे हो मतलब क्या है? आप लॉजिकल लिंक समझो। हमने कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, उससे ट्रेड को हमने लिबरलाइज किया, उससे आप एक्सपोर्ट, एफडीआई, इन सब चीजों को बढ़ता हुआ देखते हैं। और अगर ये सब चीजें बढ़ती है तो हमारे फॉरेक्स जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ते हैं। तो इसीलिए रीजन आपकी इस असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वाला जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। मैच द डोमिनेंट फोक डांस विद द सॉन्ग थीम। प्रमुख लोक नृत्य को गीत विषय के साथ मिलाएं। अब आप यहाँ पर नाराज होने की थोड़ी सी तरफ जा सकते हैं कि पहले तो इतना ही सीमित था कि भाई हम फोक डांस और उनके संबंधित राज्यों के नाम ढूंढते थे, लेकिन अब हमसे इनके सॉन्ग थीम को मैचिंग कराने की बात कर रहे हैं। तो घबराए नहीं, आगे आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। पहला यहाँ पर फोक डांस देखते हैं, वो दिया गया है आपको पंथी। पहले तो आप मुझे बताइए कि पंथी आपका छत्तीसगढ़ के डिवोशनल डांस के रूप में नजर आता है, जिसका संबंध हम गुरु घासीदास से लिंक करते हैं। डिवोशनल हाइम्स नजर आते हैं, तो डिवोशनल हाइम्स टू गुरु घासीदास, हरि गायत्री, ये वाली जो चीज है फर्स्ट का ए वो बिल्कुल सही है। तो ये एलिमिनेट कर दिया हमने, ये एलिमिनेट कर दिया। ठीक, दूसरा है गोतीपुआ। गोतीपुआ उड़ीसा का डांस है, ठीक है। कृष्णा और जगन्नाथ इसका थीम है, तो यहां पर आपको कृष्णा जगन्नाथ लीला नैरेटिव दिया गया है, तो हमने सेकंड का बी कर दिया। तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया और आपका ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट चला गया। लेकिन एक बार बाकी का भी देख लेते हैं। कालबेलिया इन्होंने ऑप्शन में दिया है, कालबेलिया राजस्थान का डांस है। जो इनकी स्नेक चार्मर कम्युनिटी होती है वो इसको सेलिब्रेट करती है, जहां पर सेंसुअस सर्पेंट जो मेटाफर्स होते हैं वो यूज करे जाते हैं। तो ये आपका सी चला जाएगा। और फिर है आपका टिप्पणी। टिप्पणी गुजरात से संबंधित कर दीजिएगा भाई। गुजरात का लेबर डांस है, वर्क सॉन्ग का रिदमिक पैटर्न यहाँ पर नजर आता है, तो ये
1 2 3 4 ABCD से डायरेक्टली ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। ये आपके सामने दो स्टेटमेंट इन्होंने दे दिए। पहला स्टेटमेंट कहता है द सिक्स शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। छठी अनुसूची नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पर लागू है। तो पहले तो मैं यहां पर सिक्स शेड्यूल के बारे में बात करूंगा कि वो है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल ऑटोनोमस जो काउंसिल्स है वो प्रोवाइड करता है। अभी कौन कौन से राज्यों पर अप्लाई होता है, तो भाई इसमें असम भी नजर आएगा, इसमें मेघालय नजर आएगा, इसमें त्रिपुरा नजर आएगा और एक रह गया आपका मिजोरम। ये इन चारों पर अप्लाई होता है। बताइए पहला वाला स्टेटमेंट सही कर दूं या गलत? नागालैंड अरुणाचल प्रदेश नजर आ रहे हैं यहां पर? नहीं आ रहे ना, तो ये स्टेटमेंट गलत। नागालैंड आर्टिकल 371 ए के अंडर स्पेशल स्टेटस में, सिक्स शेड्यूल में नहीं है। तो ये वाली बात भी याद रख लीजिएगा नागालैंड को लेकर 371 ए की जो मैंने बात करी। दूसरा है इट एम्पावर्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स टू मेक लॉज ऑन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स। ये वाली बात बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया कि इनकी स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लॉ मेकिंग पावर दी जाएगी। काउंसिल लोकल सब्जेक्ट्स पर अपने लिए लॉ बना सकता है। तो सिर्फ ये ओनली टू वाला जो ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। भाई ये है हमारी इस वाली शिफ्ट का अंतिम सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये हर दूसरे दिन चर्चा में रहता है। तीन स्टेटमेंट दिए और पूछ रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप है जो कि हबल से भी ज्यादा एडवांस्ड है। और इसका मुख्य काम क्या है? अर्ली यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना, जो फर्स्ट गैलेक्सीज है उनको डिटेक्ट करना, जो एक्सो प्लैनेट्स है उनको स्टडी करना। तो इसको लॉन्च कब करा गया था? इसको दिसंबर 21 को लॉन्च करा गया था। और ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट था किसका? नासा का, सीएसए का और ईएसए का, यानी कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा है, उन सभी का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि करके। इट ऑब्जर्व्स इन द नियर इंफ्रारेड एंड मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ये वाली बात करेक्ट है इससे रिलेटेड। तो ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ना, ये विजिबल लाइट में प्राइमरी ऑब्जर्व नहीं करता। ठीक है, ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करता है। तो अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और डिस्टेंट जो गैलेक्सीज है उनकी लाइट रेड शिफ्ट होकर इंफ्रारेड में शिफ्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए ये आपका नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करता है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज पोजिशन्ड एट द सन अर्थ लाग्रेंज पॉइंट L2। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये L2 पॉइंट पर लोकेटेड है, अप्रोक्स 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से। अब आप पूछोगे कि ये इस पॉइंट पर इसका लोकेटेड होने से क्या फायदा है? तो सबसे ग्रेविटेशनल स्टेबल यहां पर मिलता है। कॉन्टिन्यूस डीप जो स्पेस की ऑब्जर्वेशन है वो मिल पाती है। अर्थ की जो शेडो है उससे यहां पर डिस्टरबेंस भी नहीं होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी हमने यहां पर करेक्ट कर दिया। तीसरा है इट कैरीज कोरोनोग्राफ फॉर एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन, यानी कि इसमें बाह्य गर्तों का पता लगाने के लिए एक कोरोनाग्राफ लगा हुआ होता है। ये भी सही है। अब आप बोलेंगे ये जो कोरोनाग्राफ है ये क्या करता है? तो स्टार की जो ब्राइट लाइट होती है ना उसको ब्लॉक करता है ये। उसके आसपास के एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करने में इससे हेल्प मिलती है। तो ये आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, इसीलिए डी ऑप्शन ऑल 1 2 3 आर करेक्ट हम इसमें मार्क कर दें। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन और ये थी आपकी 17 सितंबर 25 की शिफ्ट नंबर 1, जिसको हमने यहाँ पर मार्क कर दिया आपके लिए डन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करने से शर्माए ना। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका ऑटो पे नहीं एक्टिव हो जाता है कि आपके पैसे कटेंगे। ठीक है, बढ़िया आपको वीडियो मिल रहे हैं, चिल मारो, मजे लो, एंजॉय करो। चलो अब बाकी कोई कोई आपको डाउट आए तो कमेंट कर दीजिएगा, और किसी को कुछ भी पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो ये मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है robin_sirg, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।